के उच्चता और उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करे। तो आदर्शवाद जो है वह साहित्य में कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन आदर्श की संभावना भी एक सीमा से बाहर नहीं होनी चाहिए। कारण कि हमारे जीवन में सब कुछ असुंदर भी नहीं है और सुंदर भी नहीं है। तो उपन्यास में अगर मानव जीवन को सुंदर ही दिखाया जाए, अच्छा ही दिखाया जाए, तो वो यथार्थ से दूर हो जाएगा, जो वास्तविकता जो है उस दूर हो जाएगा। कारण कि हमें गुण और दोष दोनों है। तो लेखक यानी उपन्यासकार को ये चाहिए कि पात्रों में अच्छाई भी हो, बुराई भी हो। राम में भी रावणत्व होता है और रावण में भी रामत्व हो सकता है। पुरुष के भीतर भी एक स्त्री हो सकती है, स्त्री के भीतर भी एक पुरुष हो सकता है। स्त्री को हम कोमल कहते हैं, उसमें कठोरता नहीं होती, लेकिन स्त्री का एक रूप कठोर भी हो सकता है। तो राम में सिर्फ अच्छाई ही हो ऐसा हम क्यों माने, उसमें भी बुराई हो सकती है। सम्मुख का वध राम ने किया था बिना किसी कारण, ये प्रक्षिप्त कथा भी कही जा सकती है। और रावण बड़ा ज्ञानी था, तो ये उसके गुण थे। तो उपन्यास के पात्र में के उपन्यास की कथा वस्तु में आदर्श भी होना चाहिए, यथार्थ भी होना चाहिए, दोनों का मिश्रण हो, ये बहुत जरूरी है। तभी वो उपन्यास के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। सिर्फ आदर्श भी योग्य नहीं है, सिर्फ यथार्थ भी किसी काम का नहीं है। और इस कारण आदर्श और यथार्थ का समन्वय ही उपन्यास को एक श्रेष्ठ उपन्यास बना सकता है। और हमारे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने इसके बारे में लिखा था कि इसीलिए वही उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते हैं जहां यथार्थ और आदर्श का समावेश हो गया है, अच्छाई भी हो बुराई भी हो। उसे आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए, और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। ये लिखते हैं ना, ये अंतिम आदर्श को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए। तो ये जो बात मैंने अभी कही, ये उपन्यास के पात्र और चरित्र चित्रण के संदर्भ में, कि उपन्यास के पात्र कैसे होने चाहिए, उसका चरित्र चित्रण किस प्रकार से किया जाए। ये जो बात है वो मैंने कही, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। उपन्यास का जो तीसरा तत्व है वह संवाद। संवाद यानी कथोपकथन, कथोपकथन यानी बातचीत, अंग्रेजी में जिसे डायलॉग कहते हैं। शोले फिल्म अगर आप लोगों ने देखी हो, तो वो अपने डायलॉग के कारण ही बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसमें भी गब्बर सिंह, अमजद खान के जो डायलॉग संवाद थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना देखिए हो तो देख लेना, कारण कि उसमें संवाद महत्वपूर्ण है। तो उपन्यास के जो पात्र हैं वो आपस में जो बातचीत करते हैं, उसके द्वारा उपन्यास की जो स्टोरी है, कथा वस्तुएं हैं, वह भी आगे बढ़ते हैं। उस बातचीत के द्वारा जो पात्र हैं वो अपने चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं, यानी कि पात्रों का चरित्र चित्रण भी होता है। और ये जो बातचीत पात्र आपस में करते हैं,
उसे संवाद या कथन या बातचीत, अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। इस प्रकार ये जो संवाद है उसके दो काम है, दो कार्य है। कथा वस्तु का विस्तार करना, कथा वस्तु को आगे बढ़ाना, और पात्रों का चरित्र चित्रण करना। इन संवादों के द्वारा ही जो घटनाएं होती हैं उसमें गतिशीलता आती है, और दूसरी बहुत सारी नवीन घटनाएं भी जन्म लेती हैं। कारण कि पात्र जो है वो परस्पर विरोधी विचारधारा वाले होते हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न होगा और जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी घटना घटे हो सकती है। तो ये जो संघर्ष है ये वार्तालाप द्वारा ही हमारे सामने स्पष्ट होता है, पात्रों की बातचीत के द्वारा ही इसका पता हमें लगता है। संवाद के द्वारा क्या होगा कि उपन्यास की जो कथा है उसमें नाटकीयता आएगी, ड्रामेटिक, और वो सजीव भी लगेगी। हिंदी में शुरुआत में जो उपन्यास लिखे गए उसमें संवाद नहीं होता है, यानी लेखक सिर्फ वर्णनात्मक शैली में पूरा उपन्यास लिख देता था, यानी वर्णन करता जाता था। पात्रों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। परिणाम स्वरूप खास करके घटना प्रधान उपन्यास जो है शुरुआत में जो लिखे गए हैं उसमें ये संवाद का उपयोग लगभग नहीं होता, तो जिससे मजा नहीं आता। संवाद द्वारा लेखक कथा वस्तु यानी कि जो स्टोरी है उसकी ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी कर सकता है जिससे वह अपनी मूल कथा के प्रवाह में नहीं दिखा सकता या वर्णित नहीं कर सकता, अथवा उपन्यास बहुत बड़ा हो जाए इस कारण उसका सिर्फ उल्लेख मात्र कर देता है जिससे पाठक को पता चल जाएगा। लेकिन इसका उल्लेख जो है वो पात्रों के माध्यम से होगा, जिससे कथा में गति भी बनी रहेगी और रोचकता भी रहेगी, और घटना जो है वह विकसित भी होती रहेगी। जैसा कि पात्रों की बात करते हुए मैंने ये बताया कि पात्रों की जो आंतरिक जो स्थितियां होती है, मनोवृत्तियां होती है, उसका पता अगर पात्र बोलेंगे ही नहीं तो वो पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए संवादों का जो उपयोग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप फिल्म देखते हैं ना, मैंने शोले फिल्म की बात की है तो उसी का है उदाहरण कि गब्बर सिंह के सामने वो जय और वीर, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जो है उससे लड़ने के लिए बुलाया जाता है। तो वे उनसे लड़ते हैं, लेकिन एक बार तो वे दोनों भी उसमें जो संजीव कुमार जो है उसका क्या ठाकुर, तो उससे कहते हैं कि नहीं नहीं कि ये जो गब्बर सिंह है उससे हम नहीं लड़ सकते। तो इसका मतलब कि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वह भी सामान्य नहीं है। तो शत्रु की जो प्रशंसा है वह भी उन जो मूल पात्रों के जो संवाद है उन संवादों के द्वारा हमारे सामने आती है। तो ये संवाद के कारण ही है। अगर पात्र मुंह ही नहीं खोलेंगे तो उनकी चारित्रिक विशेषताएं जो है
वो हमारे सामने नहीं आएगी। और इसलिए जरूरी है कि उपन्यास में संवादों का अधिक से अधिक उपयोग उपन्यासकार करें, जिससे पात्रों की मानसिक और आंतरिक जो प्रवृत्ति है उसका पता पाठक को भी लगे। जो कथा वस्तु न तो जो कथोपकथन यानी कि जो संवाद कथा वस्तु को विकसित न करे, पात्रों का चरित्र चित्रण न करे, वो एकदम अयोग्य या अनुपयुक्त माना जाता है। उपन्यास में इसीलिए उपन्यासकार जब उपन्यास की रचना करता है तो उसके जो संवाद हैं वो संवाद कैसे हो, संवादों में कैसे गुण होने चाहिए, उसकी मैं बात करूँगा, जिनके बिना उपन्यास जो है निर्बल हो जाता है। उपन्यास के जो संवाद हैं वो पात्रों की बौद्धिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। यानी पात्र पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा वैसी ही हो, कारण कि वो सोच सकता है वैसे बोल सकता है। पात्र अगर अनपढ़ है तो उसके विचार भी वैसे हैं। अपात्र अगर सुखी है, सुख में जीवन जी रहा है तो उसके संवाद वैसे होंगे। पात्र अगर दुखी है, उसकी मानसिक स्थिति अगर वैसी है, तो छोटे बच्चे हों तो उसके संवाद तुतली भाषा वाले हों, कारण कि छोटे बच्चे एकदम शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। उरुभंग जो नाटक है वैसे वो नाटक है, लेकिन उसके उदाहरण में भास्कर जो है ना, जिसमें दुर्योधन जिसे सुयोधन कहा गया है, भीम जब गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध, गदा युद्ध में एक ये नियम होता था कि लड़ते समय सामने वाले की यानी कि दुश्मन की जांघ पर गदा से प्रहार नहीं किया जा सकता, किंतु कृष्ण के इशारे के कारण भीम जो है दुर्योधन के साथ गदा युद्ध करते हुए दुर्योधन की जांघ पर गदा के माध्यम से प्रहार करता है, और परिणाम स्वरूप वह पराजित भी हो जाता है। और इस घटना के आधार पर ये उरुभंग नाटक जो भास ने लिखा, उसके संवाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दुर्योधन जिसका नाम उसमें सुयोधन है, वह अपने पुत्र के साथ जो बात कर रहा है, वो संवाद सुनकर आपको ये नहीं लगेगा कि ये दुर्योधन बोल रहा है। दुर्योधन में उदात्तता के गुण दिखाने के लिए कवि भास ने जिस प्रकार के संवादों का प्रयोग किया है वो शायद आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो वहाँ दुर्योधन ऐसी स्थिति में है, हार चुका है, अपनी जंघा उसकी टूट गई है, शायद अब मरने वाला है, और उस समय के उसके जो संवाद हैं वो करुणता से भर उठते हैं। तो कहने का मतलब कि उपन्यास में जो संवाद है उसकी बातचीत जो होती है पात्रों की, वो सरल हो, सुबोध हो और मनोहर हो। कथा वस्तु से संबंधित ना हो वैसी बातचीत, वैसे संवादों का प्रयोग उपन्यासकार को नहीं करना चाहिए। नहीं तो उपन्यास जो है हास्यास्पद बन जाएगा, और ऐसा वर्णन जो है
असंगत और कथा वस्तु के लिए बाधक हो जाएंगे। जो संवाद है जैसे कि पात्रों के बहुत, इसमें पात्रों की जाति, अगर मुस्लिम पात्र हैं तो उसकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हो, ब्राह्मण पात्र हो तो उसकी भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का उपयोग हो, गांव का कोई पात्र है तो उसमें देसी भाषा का प्रयोग हो। ये भी जरूर कोई विदेशी पात्र है तो उसमें अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग हो। ऐसा अगर हो तभी वह हमें लगेगा। अगर आप जयशंकर प्रसाद के उपन्यास या कहानी पढ़ेंगे तो उनके पात्रों की जो भाषा है वो लगभग सभी की समान है, तो वह अयोग्य है। लेकिन प्रेमचंद के उपन्यास आप पढ़िए तो प्रेमचंद के उपन्यासों, सभी उपन्यासों की जो भाषा है वह पात्रानुकूल है। पात्र की आयु, पात्र की जाति, पात्र की बौद्धिकता, पात्र की मानसिक स्थिति के अनुरूप जो संवाद है वो प्रेमचंद में आपको देखने को मिले। चाहे आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ लीजिए या चाहे प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ लीजिए, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। संवाद की भाषा जो है वो पात्रों के अनुकूल। मैंने अभी कहा ना कि पात्र पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हिंदू है, मुस्लिम है। अगर आप लोगों ने स्वामी उपन्यास पढ़ा है तो उसमें सौदामिनी, मिनी और उनके मामा और के बीच जो बातचीत होती है वो एक पढ़े लिखे लोगों की बातचीत है, कारण कि उसके मामा भी पढ़े हुए हैं, मिनी स्वयं भी कॉलेज में पढ़ती है और उसका जो वो प्रेमी है जो उसके घर पर आया करता है वह भी पढ़ता है। तो उस भाषा को हम पात्रानुकूल भाषा कहते हैं। जो मल्लाह हो या कबाड़ी वाले हों तो उसकी भाषा अगर संस्कृत मिश्रित हो तो हम लोग हंसेंगे, और सामान्य ग्रामीणों की भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हो तो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रेमचंद जी की जो भाषा है वो पात्रों की बौद्धिकता और मानसिक स्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। प्रेमचंद तो पात्रों की भाषा में उनके सामाजिक स्तर का भी ख्याल करते हैं, लेकिन प्रसाद की जो भाषा है वो एक ही प्रकार की होती है। कभी कभी कुछ लेखक अपने दार्शनिक या जीवन संबंधी सिद्धांतों की बात साधारण पात्रों द्वारा कहलवाते हैं, वह भी योग्य नहीं है। चित्रलेखा उपन्यास में कहीं कहीं पर गंभीर दार्शनिक समस्याओं की बात पात्रों के माध्यम से बताई गई है, तो अब वह योग्य है, कारण कि वहां पर वो पात्र वैसे हैं उच्च बौद्धिक धरातल वाले, लेकिन वैसी बात सामान्य पात्रों के मुख से नहीं कहलवाई जा सकती। तो इसीलिए नहीं तो क्या होगा कि जो कथोपकथन है, जो संवाद है, उसमें स्वाभाविकता, सजीवता, सरलता, रोचकता, प्रसंग की अनुकूलता ये नहीं रहे। उपन्यास के जो संवाद हैं वह संक्षिप्त भी होने चाहिए। एक ही पात्र बोला करें और दूसरा सुना करें तो उसमें मजा नहीं आता। तो एक शब्द के संवाद, एक वाक्य के संवाद, 2-3 वाक्य के संवाद ये अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर इसके बदले एक ही पात्र अगर उपन्यास में पूरा पन्ना एक ये पात्र बोला करता है तो अब वह उसमें हमें
मज़ा नहीं आता, तो उससे हम ऊब जाते हैं। तो संक्षिप्त जो संवाद है वह होने चाहिए। तो ये जो बात मैंने अभी की, ये उपन्यास के संवाद के संदर्भ में, तो उपन्यास के संवाद कैसे होने चाहिए, उसमें किस किस प्रकार के गुण होने चाहिए, उपन्यास के माध्यम से क्या क्या हो सकता है कि कथा वस्तु का विकास हो सकता है, पात्रों का चरित्र चित्रण हो सकता है, और लेखक कुछ ऐसी घटनाएं जिसका चित्रण वह लंबा ऐसे नहीं करना चाहता, उसका उल्लेख भी संवादों के माध्यम से कर सकता है। और उपन्यास का जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की व्यंजना भी लेखक संवादों के माध्यम से करेगा। लेखक करेगा या कि मेरे इस उपन्यास का उद्देश्य ये है, तो उसमें बदल जाएगा, लेकिन अपने उद्देश्य ये कि पूर्ति वह पात्रों के माध्यम से द्वारा कर दे, तो वह उपन्यास श्रेष्ठ बन जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं मेरी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो 11 बजे से फिर से आप एक और व्याख्यान सुनेंगे, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।